बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारे पास मर्जर एंड एक्विजिशंस में एक कॉन्सेप्ट है डीमर्जर का। डीमर्जर का मतलब ये है कि सर आप एक एंटिटी को उठा के उसके कुछ टुकड़े कर दें और उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप उन टुकड़ों को फिर अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग मैनेजमेंट टीम्स लगा देते हैं, उनके लिए अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग मैनेजर्स लगा देते हैं। तो ये होता है कि काम स्पेशलाइज नेचर का काम है, तो स्पेशलाइज लोगों को हैंडल करना चाहिए रादर देन के एक कॉमन अम्ब्रेला में डाल के फिर उनको एक कॉन्ग्लोमरेट बना के चलाया जाए। तो बाज़ों का डीमर्जर जो है वो बेनिफिशियल होता है ताकि वो फोकस होकर काम हो सके। मिसाल के तौर पर सर हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है जी। उस कंपनी के दो डिविजन्स हैं, एक केमिकल्स और एक पेंट्स, ठीक है जी। आज तक ये कंपनी एक ही अम्ब्रेला के नीचे चलती रही, ठीक है जी, और बिजनेस होता रहा। अब डायरेक्टर्स का ख्याल ये कि दोनों के लिए ना सेपरेट मैनेजमेंट टीम्स होनी चाहिए, सेपरेट सेटअप होना चाहिए। तो हम एक काम करें, इस कंपनी को दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहे हैं। अब देखिए, जब दो हिस्सों में स्प्लिट किया जाएगा ना, तो फिर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो कर दें, दिमाग में रखने। हर सवाल वैसे अलग होगा, लेकिन 90-95% के करीब चीजें ना हर सवाल में रेप्लिकेट करेंगी। सबसे पहले जो आपको एग्जामिनर डाटा देगा वो आपको ये बताएगा कि यार अभी तक तो आप इन दोनों को मिला के चला रहे थे, लेकिन केमिकल इंडस्ट्री एक अलग इंडस्ट्री है पूरी, ठीक है जी, और पेंट इंडस्ट्री एक पूरी अलग इंडस्ट्री है। तो आप सर इस इंडस्ट्री के डाटा से आप इनके अनगेट बीटा निकाल लेना, ठीक है जी, अनगेट बीटा निकाल लेना, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए सर। और ये जो अनगेट बीटा ये पूरी इंडस्ट्री के रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारी कंपनी हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यानी पूरी के पूरे सेक्टर को, पेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, केमिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेप 2 सर, इस कंपनी का कुछ इक्विटी होगा, इस इंटायर कंपनी की कुछ इक्विटी होगी, कुछ डेट होगा, ठीक है जी। तो हम करेंगे ये सर, एग्जामिनर हमें ये बताएगा कि कंप्लीट कंपनी का जो इक्विटी और डेट है, ये दोनों सेक्टर्स में, केमिकल और पेंट्स में, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये तुम्हें बताएगा कि यार इक्विटी इतने % बांट दो, डेट इतने % बांट दो, ये तुम्हें बताएगा वो, ये क्लियरली बताएगा वो सर। फिर जब आपको सर डेट और इक्विटी पता चल गई कि दोनों सेक्टर को कितनी एलोकेट हुई है, तो फिर आप स्टेप 3 में काम कर सकते हैं। ये जो स्टेप 1 का बीटा एसेट है और ये जो स्टेप 2 का डेट और इक्विटी है, आप इसको सामने रख के इन दोनों कंपनीज का, अब दो कंपनीज हो जाएंगी ना, केमिकल और पेंट, इन दोनों कंपनीज का बीटा इक्विटी मालूम कर सकते हो, इसको और इसको देखते हुए, ठीक है जी। अब आपका जब बीटा इक्विटी आ गया सर, तो फिर आप स्टेप 4 में करें ये कि सर बीटा इक्विटी से केई निकाल लें, ठीक है जी, और किसी तरीके से केडी आइडेंटिफाई कर लें जो आपको सवाल में डाटा गिवन है, ठीक है जी। और फिर आप करें ये कि सर इस केई और केडी से दोनों सेक्टर्स का, यानी दोनों कंपनीज का, बोथ कंपनीज का रिस्क एडजस्टेड वैक निकाल लें। केई केडी आप निकाल लोगे यहां से, डेट और इक्विटी, डेट और इक्विटी या इक्विटी और डेट, वो आपको मिल जाएगा सर इस स्टेप से, ठीक है जी। इनफैक्ट इस स्टेप से जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आप करें ये कि सर स्टेप 5 में आप आइडेंटिफाई कर लें सर फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ बोथ कंपनीज, ठीक है जी। ये फ्यूचर कैश फ्लोज आपको एग्जामिनर बताएगा या कैलकुलेट करने का कोई मेथड देगा, ठीक है जी। अब आप करें ये सर स्टेप 6 में फुल कंपनी की वैल्यू मालूम कर लें। कैसे सर, फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें एट वैक। और हम सबको पता है कि सर जब मैं फ्री कैश फ्लोज टू द कंपनी को डिस्काउंट करता हूं वैक से, तो मेरे पास सर कंपनी की फुल कंपनी वैल्यू आ जाती है। ये दोनों कंपनीज की आपने निकाल लेनी है। इसमें से सर आप डेट की वैल्यू माइनस करोगे तो सर आपके पास बच जाएगा इक्विटी की वैल्यू। अब आप चेक करें सर, जो हमारे पास इक्विटी की दोनों कंपनीज की वैल्यूज हैं, बोथ कंपनीज इक्विटी वैल्यू, आफ्टर डीमर्जर, ठीक है जी, और बिफोर डीमर्जर,
जो इक्विटी वैल्यू पूरी कंपनी की थी आप चेक कर लें, अगर सर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है तो गेन ऑन डीमर्जर, ही नहीं सर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो गेन ऑन डीमर्जर आ जाएगा। ठीक है जी, एक बार उसको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले सर आप इंडस्ट्री को लेके चलें, पूरी इंडस्ट्री का सर बीटा एसेट निकाल लें दोनों सेक्टर्स का। फिर इस बीटा एसेट के बाद सर जो एग्जिस्टिंग हमारी कंपनी है, बड़ी कंपनी जो है जिसमें दोनों शामिल हैं, सर उसकी इक्विटी और डेट को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जब इक्विटी और डेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बीटा एसेट आपके पास होगा तो आप इससे सर बीटा इक्विटी निकाल लें दोनों सेक्टर्स का, दोनों कंपनीज का। इनफैक्ट बीटा इक्विटी से केई और फिर केडी आइडेंटिफाई कर लें और सर इससे आप रिस्क एडजस्टेड वैक निकाल लें। फिर आपको सर फ्यूचर कैश फ्लोज या तो दोनों कंपनीज के गिवन होंगे या कैलकुलेट करने होंगे, उनसे सर आप इंटायर कंपनी की वैल्यू निकालें, क्योंकि फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी को जब हम वैक से डिस्काउंट करते हैं तो हमारे पास एंटायर कंपनी की वैल्यू आती है। उसको सर आप फिर आप कंपेयर कर लो, उसको उसमें से आप माइनस कर लो डेट की वैल्यू, तो इक्विटी की वैल्यू बच जाएगी। इन दोनों की इक्विटी की वैल्यू उसको ऐड करें और प्रीवियस जो कंपनी की वैल्यू उससे कंपेयर करें और चेक करें कि सर मर्जर पे डीमर्जर पे गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। आए जरा सर ये पूरा 7 या 5-6 स्टेप मॉडल जो है ना वो हम अप्लाई करके देखते हैं एक केस के ऊपर। ठीक है जी, स्टार्ट चलें। सर देखिए मेरे पास एक कंपनी है जिसके 2 डिविजन्स हैं, रिटेल और ऑनलाइन। ठीक है जी, इस पूरी कंपनी की पॉइंट नंबर 1 में हमें दी हुई है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इक्विटी की भी दी हुई है, मार्केट वैल्यू डेट की भी दी हुई है। ठीक है जी, मार्केट वैल्यू इक्विटी की भी दी हुई है, मार्केट वैल्यू डेट की भी दी हुई है सर। और फिर इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि यार 450 रुपये की इक्विटी है, 60% आप रिटेल सेक्टर को दे दो, 40% आप जो है वो ऑनलाइन सेक्टर को दे दो। इसी तरह जो डेट है कंपनी का 400 है सर, उसमें तो 50% उसको दे दो, रिटेल वर्जन को दे दो, 50% जो है वो उसको दे दो, क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, ऑनलाइन को दे दो। ठीक है जी, तो सर डेट और इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास एक सेक्टर एक सारा हिसाब किताब आ गया। ये हमारे पास एग्जिस्टिंग कंपनी का डेट और इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन है इनटू 2 कंपनीज। ठीक है जी, 2 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है जी, फिर हमारे पास आ रहा है सर जनरल मार्केट इन्फॉर्मेशन। इसमें केडी सॉरी आरएफ आरएम और टैक्स रेट दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे काम आ जाएगा। फिर हमें दिया हुआ है सर फ्री कैश फ्लोज। फ्री कैश फ्लोज पर एनम है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, रुपीज पर एनम। ठीक है जी, ये दोनों दे दिए आपको। फिर वो आपसे कह रहा है कि जनाब 1 टाइम कॉस्ट लगेगी डीमर्जर में, 82 रुपीज की कॉस्ट रिटेल पे करेगा, 91 ऑनलाइन पे करेगा। ठीक है, 1 टाइम कॉस्ट आ सकती है सर। अब देखिए सर, आपने इन फ्री कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी, उसमें से आपने ये एक्सपेंसेस क्या करने, माइनस करने। ठीक है जी, फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे सेक्टोरल इन्फॉर्मेशन कि यार इन ये जो दोनों सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स रिटेल सेक्टर का बी इतना एवरेज, ये डेट इक्विटी रेशियो है, ये बी ये डेट इक्विटी रेशियो है। तो मुझे पता है सबसे पहले तो मैं सेक्टर से जाऊंगा और बीए मालूम करूंगा। ठीक है जी, स्टेप 1 में मालूम करूंगा सर बीए। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन नंबर 5 को यूज करते हुए। ठीक है जी, स्टेप 2 सर मैं इंफॉर्मेशन नंबर 1 को यूज करते हुए मालूम करूंगा सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और डेट को मैं उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, दोनों कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और ये मेरे पास डाटा नंबर 1 से आ जाएगा। फिर सर मैं स्टेप 3 सर मेरे पास स्टेप 1 से जो बीए मिला होगा और जो स्टेप 2 का इक्विटी और डेट होगा, मार्केट वैल्यूज का जो रेशो होगा सर, इससे मैं मालूम कर लूँगा बीज। ठीक है जी सर, फिर मैं स्टेप 4 पे जाऊँगा, इस बी और इंफॉर्मेशन नंबर 2 में जो जनरल मार्केट इंफॉर्मेशन है उससे मैं निकाल लूंगा के। ठीक है जी, अब यहाँ केडी गिवन है, नहीं गिवन है तो सर अच्छा दिया हुआ है, पोस्ट टैक्स केडी आपको दिया हुआ है 5%। ठीक है जी, केडी आपको गिवन है तो आप क्या मालूम कर लोगे, दोनों का रिस्क एडजस्टेड वैक मालूम कर लोगे सर। स्टेप 5 में आप सर प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लोगे फ्री कैश फ्लोज की,
जो कि आपको गिवन है सर पॉइंट नंबर 3 में, और आप इसमें से माइनस कर दोगे वन टाइम कॉस्ट, तो सर आपके पास आ जाएगी जनाब एंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। ठीक है जी, दोनों कंपनी की मार्केट वैल्यू हम निकाल लेंगे, एंटायर कंपनी। ठीक है जी, इंक्लूडिंग डेट। ठीक है जी, लेस करें इसमें सर डेट की वैल्यू, तो आपको मिल जाएगी सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करें और गेन और लॉस निकालें। ठीक है जी, आए जरा सर प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। अच्छा जी, आए जरा सर सवाल को हम शुरू करते हैं करना। सबसे पहले सर हम इस इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन नंबर 5 से हम निकालने जा रहे हैं बीटा एसेट दोनों सेक्टर्स का। ठीक है जी, हमारे पास एक सेक्टर है सर रिटेल और दूसरा सेक्टर है हमारे पास ऑनलाइन। ठीक है जी, अब सर दोनों का एवरेज बीटा इक्विटी दिया हुआ है सर। एक का बीटा इक्विटी दिया हुआ है जनाब कोई 1.5 और 1.2। ठीक है जी, सर हमें ये बताया गया कि एवरेज इक्विटी और डेट 60-40 और 70-30 है। इक्विटी और डेट हमारे पास 60-40 है और 70-30 है। और सर हमारे पास जो बीटा एसेट निकालने के लिए हमें टैक्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सर टैक्स रेट भी सर इन्फॉर्मेशन में गिवन है। यहाँ पर सर हमारे पास एवरेज टैक्स रेट जो है वो कोई 30% के करीब का। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन नंबर 2 में गिवन है। ठीक है जी, तो मैं ये ले लेता हूँ जनाब, हमारे पास टैक्स है 30%। ठीक है जी, अब बताएं अगर मैं इसमें से बीटा एसेट निकालने जाऊं तो सर मुझे एक बात पता है कि बीटा एसेट बराबर है बीटा इक्विटी इनटू इक्विटी ओवर इक्विटी प्लस डेट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है जी, अज्यूमिंग कि मेरे पास कोई बीटा डेट गिवन नहीं है। ठीक है जी, बीटा इक्विटी 100% जो है वो रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क को। तो अब अगर सर मैं बीटा एसेट निकालने जाऊं तो बीटा एसेट बराबर है सर 1.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 इंटू 0.7। और इसी तरह सर यहाँ भी अगर मैं बीटा एसेट निकालने जाऊँ तो 1.2 इंटू 70 ओवर 70 प्लस 30 इंटू 0.7। ठीक है जी, अब मेरे पास सर दोनों सेक्टर्स का जो बीटा आ जाएगा सर, ये बीटा आ रहा है मेरे पास 1.02। ठीक है जी, और ये बीटा मेरे पास आ रहा है सर बीटा एसेट 0.92। ठीक है जी, ये दोनों का सर मेरे पास आ गया बीटा। ठीक है, बीटा एसेट आ गया मेरे पास। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 1 के बाद सर मैं दोनों सेक्टर्स का बीटा एसेट निकाल लिया है। मैं इसको नंबर भी दे देता हूँ सर, मेरे पास है स्टेप 1। ठीक है जी, अब मैं जाता हूँ सर स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में मैं मालूम करूंगा सर, मैं एलोकेट करूंगा एलोकेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट ऑफ मेन कंपनी टू रिटेल एंड ऑनलाइन डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी, अब ये दो कंपनीज बन जाएगी, इनफैक्ट कंपनीज कहना चाहिए इसको। ठीक है जी, तो अब मैं ये काम करने जा रहा हूँ सर। अब आए जरा इस काम को करने के लिए मेरे पास इक्विटी और डेट मौजूद है सर इस कंपनी का। सर इक्विटी मेरे पास मौजूद है कोई 450 रुपये की, अगर मैं सवाल में देखूँ तो। जी सर, सवाल में मुझे दिखा हुआ है 450 रुपये और डेट मौजूद है 400 रुपये का। सर मैं काम करूं इसको रिटेल और ऑनलाइन में अगर ब्रेक करने जाऊं तो रेशियो गिवन है। हाँ सर गिवन है सर, इक्विटी ब्रेक होनी चाहिए 60-40 में और डेट ब्रेक होना चाहिए 50-50 में। ठीक है जी, चलें सर करें। 450 का 60% निकालें सर, तो ये बनेगा सर 270 और सर यहाँ बनेगा जनाब 180। इधर आएगा सर मेरे पास 200 और इधर भी आएगा 200। तो सर जो मेरे पास डेट इक्विटी रेशियो रिटेल में बना, इक्विटी टू डेट 270 200 और इक्विटी टू डेट इधर 180 और 200। ठीक है जी, अब ये निकाल लिया मैंने। स्टेप 2 कंप्लीट किया सर। मैं जाऊं सर स्टेप 3 पे। मैं मालूम करूं सर
फाइंड बीटा इक्विटी, यानी आप रीगियर कर लें बीटा को, एंड फाइंड के एंड रिस्क एडजस्टेड वैक। ठीक है जी, ये आप आइडेंटिफाई कर लें। अब बताएं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए सर? बी निकाल लूँ दोनों का। अच्छा, बी निकालने के लिए सर मुझे चाहिए इंफॉर्मेशन पुरानी वाली। सबसे पहले तो मुझे बताएं सर, मैं अगर दोनों डिविजन्स का डाटा यहाँ रखूँ, रिटेल और ऑनलाइन, तो मुझे बताओ इन दोनों का बीटा एसेट कितना है सर मेरे पास? बीटा एसेट कितना है? अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला है दोनों सेक्टर, 1.02 और 0.92, 1.02 और 0.92। ठीक है जी। अब बताएं, मैं यहाँ रखूँ सर इक्विटी और डेट। इक्विटी इसकी सर 270 है रिटेल की, और डेट अभी हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया 200, इधर 180 और इधर भी 200। चेक कर ले सर, यही है? जी सर बिल्कुल यही है। ठीक है जी। अब बताएं इसके बाद सर मेरे पास टैक्स रेट है 30% और टैक्स रेट है 30%। अब मैं निकाल रहा हूँ सर इसमें बीटा इक्विटी। देखिए सर, बीटा इक्विटी मालूम करना है तो सर मेरे पास एक फंक्शन है बीटा एसेट इक्वल्स टू बीटा इक्विटी इंटू ई ओवर ई प्लस डी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ऐसा। अब बताएं, अगर मैं यही फंक्शन यहाँ अप्लाई करूँ तो मेरे पास सर बीटा एसेट है 1.02, बीटा इक्विटी मुझे मालूम करनी है। इक्विटी कितनी है सर? 270 प्लस 200 इंटू 0.7, ऐसा। और यहाँ भी अगर मैं देखूँ तो 0.92 इक्वल्स टू बीटा इक्विटी इंटू 180 डिवाइडेड बाय 180 प्लस 200 इंटू 0.7। मुझे बताएं, अगर मैं दोनों अप्लाई करूं तो सर बताएं मेरे पास बीटा इक्विटी इधर कितना आ रहा है और बीटा इक्विटी इधर कितना आ रहा है सर? कितना आ रहा है सर दोनों जगह बीटा इक्विटी? सर यहाँ आ रहा है 1.55, ठीक है जी, और इधर आ रहा है सर 1.64, ऐसा। अब जब ये आपको पता चल गया सर, आपने ये काम कर लिया, आपने बीटा इक्विटी मालूम कर ली। अब आप एक काम करें, फाइंड के दोनों कंपनीज का कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम कर लें। कैसे जी? सर मुझे एक बात पता है कि CAPM का फंक्शन मुझे ये कहता है कि KE बराबर है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं इसको अप्लाई करूं इसके ऊपर दोनों कंपनीज का, तो मैं सबसे पहले अगर रिटेल का देखूं तो सर रिटेल का की मालूम करने के लिए मेरे पास RF कितना है सर? जनरल क्वेश्चन में गिवन है सर RF 8 और मार्केट प्रीमियम 7 है, तो 8% प्लस मार्केट प्रीमियम इसको कहते हैं सर 7%, इसका बीटा है 1.55। देखिए क्या आ रहा है सर इसका KE मेरे पास? सर इसका KE आ रहा है 18.87%। ठीक है जी। इसी तरह सर मेरे पास रिटेल के बाद ऑनलाइन का हिसाब किताब में चेक करूं तो KE मेरे पास बराबर है 8% प्लस 7% इंटू 1.64, और ये मेरे पास आ रहा है सर गालिबन कोई 19.49%। ठीक है जी। ये आगे सर मेरे पास दोनों का मैंने KE निकाल लिया। अच्छा, KD सवाल में गिवन है। अब मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूं सर, और वह जनाब दोनों का फाइंड सर। अगर मैं रिस्क एडजस्टेड वैक ढूंढने जाऊं तो सवाल में मेरे पास KD की इन्फॉर्मेशन गिवन है, प्री टैक्स KD गिवन है सर पोस्ट टैक्स KD गिवन है 5% का। ठीक है जी, ये रहा गिवन है, चेक कर लो। ठीक है, अब आओ जरा सर इस सवाल पे। तो अगर मुझे KE दोनों डिविजन्स का पता है, ठीक है जी, तो मैं अगर आपसे कहूं कि सर मेरे पास रिटेल है और मेरे पास ऑनलाइन है, ठीक है जी,
मेरे पास है दोनों कंपनीज का के मुझे पता है, केडी पता है मुझे, इक्विटी की वैल्यू पता है मुझे, डेट की वैल्यू पता है। ठीक है जी, रिशफल भी कर सकते हो उसको। हाँ जी, के कितना है सर मेरे पास 18.87। सर यहाँ कितना है 19.49। केडी दोनों जगह पे सेम है सर, 5% पोस्ट टैक्स 5%। फिर इधर इक्विटी कितनी है सर 270 और डेट है 200। इधर इक्विटी है सर 180 और 200। सर ये वही अमाउंट्स हैं जो आपने यहाँ कैलकुलेट किए थे, याद आ रहे हैं, यहाँ जो आपने कैलकुलेट किए थे। अब आए ज़रा सर दोबारा नीचे। अब अगर मैं रिस्क एडजस्टेड बैक निकालूं ऑनलाइन डिवीजन का, सॉरी रिटेल का, तो आप कहोगे सर 270 इंटू 18.87 प्लस 200 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 270 प्लस 200। ठीक है जी। अब मुझे बताएं अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं रिस्क एडजस्टेड बैक, तो मेरे पास ये आएगा जनाब गालिबन कोई 12.97%। ठीक है जी, ये मैंने निकाल लिया सर। इसी तरह सर मेरे पास रिटेल के बाद ऑनलाइन का हिसाब किताब है। ऑनलाइन में सर मेरे पास अगेन 180 इंटू मेरे पास के है 19.49। सर फिर मेरे पास 200 रुपये का डेट है, के डी एज बराबर है सर दोनों का 180 प्लस 200। सर ये मेरे पास रिपोर्ट हो रहा गालिबन कोई 11.86%। ठीक है जी, ये मैंने निकाल लिया सर दोनों के रिस्क एडजस्टेड बैक। ठीक है जी, दोनों के रिस्क एडजस्टेड बैक निकाल लिए। अब मैं जा रहा हूं सर मेरे पास मेरे जो स्टेप है, मैंने सर यहाँ सबसे पहले बीटा एसेट निकाला, फिर एलोकेट किया, फिर मैंने सर रीगेयर करके रिस्क एडजस्टेड बैक निकाल लिया। मैं चौथे पे जा रहा हूँ और वो है जनाब मेरे पास मार्केट वैल्यूज में मालूम कर रहा हूँ ऑफ फुल कंपनी इंक्लूडिंग डेट यूजिंग फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी। ठीक है जी, देखिए फ्री कैश फ्लोज अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो फ्री कैश फ्लोज का लेक्चर पहले देख ले और फिर उसके बाद यहाँ फ्री कैश फ्लोज दो टाइप के होते हैं। फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी, यानी जो इक्विटी होल्डर्स को मिलता है उसको के से डिस्काउंट करते हैं। फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी जो इक्विटी और डेट होल्डर दोनों के लिए होता है उसको वैक से डिस्काउंट करते हैं। फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी से को जो डिस्काउंट किया जाता है वैक से, उससे पूरी कंपनी की वैल्यू निकलती है, इक्विटी प्लस डेट की। और फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी को अगर के से डिस्काउंट किया जाए तो सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलती है। इधर मेरे पास फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी मौजूद है जिसको मैं वैक से डिस्काउंट करूंगा। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास रिटेल और ऑनलाइन है। सबसे पहले मुझे बताएं सर इनके फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी कितना है। फ्री कैश फ्लोज टू कंपनी सर 90 और 70, 90 और 70। सर मेरे पास रिस्क एडजस्टेड बैक वो कितना है जनाब 12.97 और 11.86, 12.97 और 11.86। तो सर ये चूंकि परपेचुइटी में मिलेंगे तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू मालूम करना बहुत आसान है। तो सर अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करूं कैसे, 90 डिवाइडेड बाय 12.97% और यहाँ मैं रखूं 70 डिवाइडेड बाय 11.86%, तो सर मेरे पास दोनों की इंटायर मार्केट वैल्यूज आ जाएंगी फ्री कैश फ्लो से, और ये मेरे पास आ रही है गालिबन। ठीक है जी, ये आ रहा है सर 694 मार्केट वैल्यूज टोटल, ये आ रहा है सर 694 और ये मेरे पास आ रहा है जनाब कोई 590। ठीक है जी, और इनमें से मैं लेस करूंगा सर, लेस करूंगा क्या चीज सर, वन टाइम कॉस्ट, डीमर्जर की वन टाइम कॉस्ट। सर कितनी कितनी है डीमर्जर की वन टाइम कॉस्ट, 81 और 91, सर 82 और 91, 82 और 91। तो मुझे बताएं मेरे पास इफेक्टिवली मार्केट वैल्यू कितनी आती है जनाब। सर ये मेरे पास आती है जनाब कोई ये आती है कोई, नेट करो उसको बाबू, 612 रुपये ये आती है। ठीक है जी,
और ये आती है सर 499 रुपये। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एंटायर सेटअप की वैल्यू कितनी है सर, तो आप कहोगे 612 प्लस 499, ये बनता है सर हमारे पास कोई 1284। ठीक है जी। सॉरी, ये हमारे पास बनता है 4 दफ़ा 1। ठीक है जी। अब बताएं सर, हमारे पास इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ डेट, इंटायर सेटअप का डेट, चाहो तो अलग अलग माइनस कर लूँ, लेकिन इंटायर सेटअप का डेट था सर 400 रुपये, जो ऊपर दिया हुआ सर। कहाँ है सर? सवाल में भी दिया हुआ सर, ये रहा। ठीक है जी, मैंने माइनस कर दिया। तो सर मेरे पास बच गई जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ इंटायर सेटअप आफ्टर डी मर्जर। ठीक है जी। ये मेरे पास रिटेल प्लस ऑनलाइन दोनों की मार्केट वैल्यू इक्विटी की मिला के कितनी? 711। अच्छा जी। फिर मेरे पास सर प्रीवियस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, जो मेरे पास पहले थी प्रीवियसली सर इट वाज 450। सर ये कहाँ लिखा है सर? ये रहा 450। अब बनाए सर, अगर मैं इसको नेट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है सर? 261 रुपए का इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ड्यू टू डी मर्जर। देखिए डी मर्जर के बाद भी 100% शेयर्स हमारे पास ही रहेंगे, लेकिन 261 रुपए की मार्केट वैल्यू का इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी। सर ये पूरा सेटअप उठा के देख लीजिएगा, बीए मालूम करना, फिर सर रिटेल और उसमें ऑनलाइन वर्जन में इक्विटी और डेट को तोड़ना एग्जिस्टिंग कंपनी का, फिर उस डेट इक्विटी रेशियो और बीए से के निकालना, केडी और फिर रिस्क एडजस्टेड बैक निकालना, फिर सर फ्री कैश फ्लोज या तो कैलकुलेट करने को देगा या वो आपको बताएगा क्या है सर, उससे इंटायर कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालना, सर उससे वन टाइम कॉस्ट एलिमिनेट करना, उससे डेट एलिमिनेट करना, और फिर चेक करना कि नई सेटअप की इंटायर मार्केट वैल्यू इक्विटी की कितनी है, उसको प्रीवियस वैल्यू से कंपेयर करके गेन और लॉस निकालना डीमर्जर पे, और चेक करना कि डीमर्जर फाइनेंशियली वायबल है या नहीं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक छोटा सा एरिया हमारे पास कि जनाब मॉडिफिकेशन दैट चेंजेस द क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। मॉडिफिकेशन दैट चेंजेस द क्लासिफिकेशन, हमने इसमें एक वीडियो हम देख चुके हैं सर, मॉडिफिकेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस दैट चेंजेस द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। क्या मतलब सर? आए जरा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन हम इस पर ऑलरेडी देख चुके हैं, एक हम देख रहे हैं सर। अज्यूम करें सर हमारे पास एक कैश सेटल ट्रांजैक्शन हो और मॉडिफिकेशन के बाद वो इक्विटी सेटल बन जाए। ठीक है जी। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? कैश सेटल ट्रांजैक्शन हो और बाद में वो इक्विटी सेटल बन जाए। मिसाल के तौर पर सर मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ जनाब, सर आपने अपने सीईओ को ये कहा कि 4 साल कंपनी के साथ रुकें, 4 साल की सर्विस कंडीशन है, आप रुकें, तो हम आपको जो है ना वो 1000 शेयर्स की फेयर वैल्यू के बराबर का कैश दे देंगे। ठीक है जी। ये आपने सर कंडीशन रखी, 4 साल की सर्विस कंडीशन। सर अज्यूम करें मेरे पास ये जो मुझे बताइए कैश सेटल्ड है, लायबिलिटी है सर, तो मेरे पास सर डेट और फेयर वैल्यू पर शेयर आ रहा है। सर मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे पास डेट है जनाब ईयर 0 यानी ग्रांट डेट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रांट डेट। ठीक है जी। सर इस पे एक शेयर की फेयर वैल्यू सर 1 रुपया है। ठीक है जी। सर ईयर 1 पे भी, जो कि 1 साल बाद है सर, शेयर की फेयर वैल्यू 1 रुपया है। सर ईयर 2 पे भी सर शेयर की फेयर वैल्यू, ईयर 2 पे शेयर की फेयर वैल्यू हो गई 1 रुपये 20 पैसे पर शेयर। सर हमने अपने सीईओ को 4 साल कंपनी के पास रुकने को कहा और उससे हमने कहा कि यार आप अगर कंपनी छोड़ के जाएंगे 4 साल बाद, इनकम 4 साल पूरे कर लेंगे, तो हम आपको सर 1000 शेयर्स के बराबर का कैश दे देंगे। एक शेयर की वैल्यू 1 रुपया थी ग्रांट डेट पे, 1 साल बाद भी 1 रुपया रही, लेकिन सर 2 साल बाद जाके 1.2 हो गई। सर बंदा 2 साल काम कर चुका है, अब आप उसको कह रहे हो कि यार पुराना अवार्ड खत्म, हम पुराने अवार्ड को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है जी, पुराना अवार्ड खत्म, कैश सेटल ट्रांजैक्शन खत्म, कैश सेटल ट्रांजैक्शन खत्म। ठीक है जी। अब हम आपको देंगे सर इसकी जगह शेयर्स, और 1000 शेयर्स ही हम आपको दे रहे हैं, 1000 शेयर्स ही हम आपको दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं दे रहे हैं, 1000 शेयर्स ही हम आपको दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं दे रहे। ठीक है जी।
इन शेयर्स की फेयर वैल्यू भी ईयर 2 के एंड पे 1 रुपए 20 पैसे ही है। ठीक है जी, यानी नो एक्स्ट्रा अवार्ड। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं सर, पुराने वाले को कैंसिल करके नया अवार्ड देना रिप्लेसमेंट के तौर पे। इसका मतलब है आप उसको एज अ मॉडिफिकेशन ट्रीट कर रहे हो। और याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं सर फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एट मॉडिफिकेशन डेट कितनी है जनाब? फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज 1.2 इंटू 1000 1200। मुझे बताएं सर, जो मैं फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी उसको दे रहा हूं वो भी कितनी है? 1200। तो इसका मतलब सर कोई एक्स्ट्रा अवार्ड नहीं है, सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन चेंज की। बताएं सर इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? मुझे बताएं, सबसे पहले मैं टेबल लेके चल रहा हूँ सर। टेबल है मेरे पास ईयर 1, 2, 3 और 4। बताएं सर मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं 1000। बताएं ईयर 1 की फेयर वैल्यू कितनी थी सर? 1 रुपया। ईयर 2 की फेयर वैल्यू 1 रुपए 20 पैसे। सर टाइम 1/4, सर 2/4। सर क्यूमुलेटिव एक्सपेंस मुझे बताएं सर, मेरे पास 1000 डिवाइड बाय 4, 1000 डिवाइड बाय 4 वुड भी 250 रुपए का एक्सपेंस सर मैंने पहले साल बुक किया होगा। क्यूमुलेटिव एक्सपेंस भी यही है और मेरा पीरियोडिक एक्सपेंस भी 25 रुपए का। बताओ मैंने जर्नल एंट्री क्या पास की होगी सर इसकी, जब ये मैंने एक्सपेंस बुक किया होगा? सर मैंने ईयर 0 पे एंट्री पास की होगी, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 25 रुपए से। सर लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 25 रुपए से। डन। मुझे बताएं सर पहले साल के एंड पे ये वैल्यू 1 रुपये 20 पैसे हो गई। सर 2 डिवाइड बाय 4 करूं तो सर मेरे पास ये आ जाता है जनाब कोई 250 है, सॉरी ये 250 है। ठीक है, 25 नहीं है 250 है। अब बताएं सर मेरे पास ये हो जाता है जनाब कोई 600। इसका मतलब है सर मुझे फर्दर एक्सपेंस बुक करना चाहिए कुछ 350 रुपए का। ठीक है जी, तो बताओ फिर मैंने ये ईयर 0 पे नहीं, ईयर 1 है यार। बताएं ईयर 1 के बाद मैंने अगली एंट्री कब पास की होगी? ईयर 2 पे क्या पास की होगी? रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 350। और सर लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 350। डन। अब बताएं यहां तक हो चुकी है सारे मामला सीधे। ठीक है, 350 और 250 का एक्सपेंस में बुक कर चुका हूं। इस पॉइंट पे आके हमने कहा पुराना कैंसिल, नया आ रहा है। अब बताओ सर जब नया आ रहा है, नया क्या है? इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन। इक्विटी सेटलमेंट याद रखना सर ये 1.2 की फेयर वैल्यू ब्लॉक हो जाएगी। अब बताओ अगर मैं इसको आगे से लेके चलना शुरू करूं एज इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन, तो सर मेरे पास ईयर इफेक्टिवली 3 इंस्ट्रूमेंट्स 1000, फेयर वैल्यू फिक्स्ड एट 1.2। सर टाइम सर से अज्यूम करें 3/4। सर क्यूमुलेटिव एक्सपेंस कितना जी? सर 1200 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सर ये बनता है 900 रुपए। अब बताएं सर मेरा पीरियोडिक एक्सपेंस कितना होगा? सर 900 को मैं अगर कंपेयर करूं किससे? सर 600 से, तो कितना होगा सर ये? सर मेरे पास ये आ जाएगा जनाब 300 रुपए का एक्सपेंस। अब बताओ सर मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूं? मैं जर्नल एंट्री सर ईयर 2 के एंड में जहां मॉडिफिकेशन हो रही है ना, रिक्लासिफिकेशन हो रही है, मैं ये करूंगा कि सर मैं लायबिलिटी को कर दूंगा डेबिट। कितने से? कितनी लायबिलिटी है टोटल सर? सर 600 रुपए की। और मैं इसकी जगह क्या क्रिएट कर दूंगा? सर इक्विटी। याद रखना कोई गेन और लॉस बुक नहीं कर रहा मैं, क्यों? मैंने कोई फर्दर एक्सपेंस, कोई एडिशनल रिवॉर्ड नहीं दिया है। जो रिवॉर्ड है सर 1000 शेयर्स का 1.2 की फेयर वैल्यू वही मैंने दिया है। कोई चीज चेंज नहीं हुई, कोई चीज चेंज नहीं हुई, कोई एक्स्ट्रा अवार्ड नहीं दिया मैंने। अब बताएं सर नेक्स्ट ईयर 3 में बताएं सर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से भैया? सर 300 रुपए से। अब सर मेरे पास इक्विटी यानी शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से? अब बताएं सर मेरे पास हर साल कितने रुपए का एक्सपेंस पास होगा? कितने रुपए की एंट्री बुक होगी? रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 300 से। शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से? 300 से। क्योंकि अभी सर वैल्यू कुछ भी हो जाए तो हम सबको पता है कि सर हमने ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लॉक करनी होती है। और यहां सर चूंकि हमने शुरू से लायबिलिटी रखा था, तो जहां रिक्लासिफिकेशन हुई उस दिन की फेयर वैल्यू मेरे लिए सर हुर्फ आखिर होगी और मैं इसी को लेकर चलूंगा। ऐसा
अब बताएं सर, आपने सिंपली क्या किया, 2 साल इसको लायबिलिटी ट्रीट किया, फिर लायबिलिटी को सिंपली इक्विटी में कन्वर्ट किया, और उसके आगे से आप सर उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू आपने लॉक कर ली, फेयर वैल्यू उस दिन की जो मॉडिफिकेशन डेट है वही आपकी सर ग्रांट डेट की टेक्निकली फेयर वैल्यू बन गई, और सर आपने इसी पे शेयर बेस्ड पेमेंट की दोनों ट्रांजैक्शन अगले 2 सालों में भी रिकॉर्ड कर ली। यानी सर जब मॉडिफिकेशन हुई उसके बाद हमने सर चेंजेस इन फेयर वैल्यू का कोई इंपैक्ट कहीं पर भी नहीं लिया। ऐसा है, कर लोगे मैनेज? ऐसा है सर। सर अब अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखूं, थोड़ा सा अलग, मतलब थोड़ा उसमें और एडिशनल डाटा डाल दूं, अज्यूम करें कि हम अपने सीईओ से कहते हैं कि रुक भाई 4 साल, तो मैं हम दे रहे हैं अवार्ड में कैश जो बराबर है फेयर वैल्यू ऑफ 1000 शेयर्स। ठीक है जी सर, हमारे पास डेट और फेयर वैल्यू, सर ग्रांट डेट यानी ईयर 0, फेयर वैल्यू 1 रुपया पर शेयर है। सर मेरे पास ईयर 1 पे फेयर वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है, चेंज नहीं हुआ। सर ईयर 2 पे मेरे पास 1 रुपये 20 पैसे पर शेयर होगा, डन। अब हमने सर एम्प्लॉय से कहा छोड़ो यार ये कैश वैश, तुम्हें काम करो हमसे शेयर्स ले लो, लेकिन इस दफ़ा शेयर्स 1000 नहीं बल्कि हम तुम्हें ऑफर कर रहे हैं 1200। कितने ऑफर कर रहे हैं? 1200। ठीक है जी, 1 रुपये 20 पैसे वाले 1200 शेयर्स, 1000 नहीं। इसका मतलब है सर मैं उसको एडिशनल शेयर्स दे रहा हूँ, कितने? 200 रुपये। तो सर मैंने एडिशनल अवार्ड की फेयर वैल्यू निकालनी है अब। ठीक है जी, पहले तो एक काम करो, शुरू के 2 सालों की सीधी सीधी अकाउंटिंग कर लो, जो नॉर्मल मेरे पास एक्विटी कैश सेटल्ड रही है। सर ईयर 1 सर मुझे बताएं इंस्ट्रूमेंट्स कितने जी? 1000। सर मुझे बताएं फेयर वैल्यू, पहले साल 1 रुपया। सर मेरे पास टाइम, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस और पीरियोडिक एक्सपेंस कितना जी? 1/4। सर मेरे पास क्यूमुलेटिव एक्सपेंस 250, पीरियोडिक एक्सपेंस 250। सेकेंड ईयर में 1000, 1.2, 2/4, 600 और 350। मुझे बताओ सर मैंने इसकी जर्नल एंट्रीज आज तक क्या पास की होंगी? सर मैंने ईयर 0 पे एंट्री पास की होगी। सर क्या चीज़? सर मैंने ईयर 0 पे एंट्री पास की है जनाब, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से सर? 250 रुपये से। सर लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से भैया? पुराना ही सवाल है, मैं इसमें ज़रा सा ट्विस्ट लेकर आ रहा हूँ सर, 2 मिनट रुक जाएं। सर मुझे बताएं ईयर 1 पे एंट्री, ईयर 0 पे नहीं है भाई, क्या हो गया? ईयर 0 पे कोई एंट्री पास नहीं होती। ईयर 2 पे फिर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 350 से और लाइबिलिटी क्रेडिट। अब इस पॉइंट पे आके हमने सर स्टांस चेंज कर लिया, हमने कहा नहीं, अब आइंदा के बाद 2 ये फेयर वैल्यू लॉक्ड है, 2 ये फेयर वैल्यू लॉक्ड है, 2 ये फेयर वैल्यू लॉक्ड है। हम करेंगे ये कि सर आइंदा के बाद हम जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने एक्स्ट्रा दिए ना वो हम अलग लेके चलेंगे। सब फिर मुझे एक बात बताओ, अच्छा जी सर अब अपने हमें क्या है कि हमने किया ये कि सर 1200 शेयर्स हो गए, ठीक है ना। अब 2 अप्रोचेज हैं, या तो सर आप इसको 1200 कर दें, और दूसरा अप्रोच ये कि सर आप इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखें, इसको 1000 ही रखें, इसको 1.2 रखें। सर ये 3/4 हो जाएगा, सर ये 900 हो जाएगा, मेरे पास सर 300 रुपये का एक एक्सपेंस आ जाएगा। लेकिन सर ईयर 2 के एंड पे ना आप मॉडिफिकेशन की एंट्री पास कर दें पहले। मॉडिफिकेशन की सर ईयर 2 के एंड पे क्या एंट्री पास होगी? सर याद रखिए ज़रा तरीके से इसको देखना है। एक मॉडिफिकेशन की एंट्री मेरे पास पास होगी सर, लाइबिलिटी ख़त्म कितने से जी? 600 रुपये से, और इसकी जगह एक्विटी क्रेडिट कितने से? 600 रुपये से। फिर ईयर 2 के एंड पे अनाउंस हुआ एक एक्स्ट्रा अवार्ड, कितने का? 200 रुपये का, 200 शेयर्स का। सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब इस एक्स्ट्रा अवार्ड पे जितना एक्सपेंस अब तक बुक हो जाना चाहिए था, जितना एक्सपेंस अब तक बुक हो जाना चाहिए था वो भी बुक कर लो, जितना एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए था। एक्स्ट्रा अवार्ड है कितना सर? मैं ईयर 2 पे हूँ उस वक्त। एक्स्ट्रा अवार्ड में मेरे पास सर इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं? सर 200। सर ठीक है ना, मेरे पास सर फेयर वैल्यू कितनी है जनाब? 1.2। सर मेरे पास टाइम कितना हो चुका है सर? 2/4। सर मेरे पास क्यूमुलेटिव एक्सपेंस इस पे कितना आ रहा है सर? 2/4 पे 200 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, यह आता है सर 120 रुपये का क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, और पीरियोडिक एक्सपेंस भी कितने का जनाब? 120 का। तो सर एक इमीडिएटली ईयर 2 के एंड पे एक और एंट्री पास होनी चाहिए, किस चीज़ की? वो पास होनी चाहिए सर मेरे पास रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से सर? 120 रुपये से। एक्विटी क्रेडिट कितने से? 120 से। अब बताएं सर मैं अगले साल क्या एंट्री पास करूंगा? सर मैं जब ईयर 3 पे आऊँगा, तो सर जब आप ईयर 3 पे आओगे तो सर इस टेबल को आप अलग लेके चलोगे, इस टेबल को आप अलग लेके चलोगे। 3 सर 200 इंस्ट्रूमेंट्स,
1.2 की फेयर वैल्यू 3/4 सर 200 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 सर ये हो गया जनाब 180। सर मेरे पास 60 रुपये का एक्सपेंस यहाँ आ गया और सर मेरे पास कोई 300 रुपये का एक्सपेंस यहाँ आ गया। तो सर जब मैं ईयर 3 पे जाऊँगा तो मैं एंट्री पास करूँगा सर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट कितने से जनाब 360 से, और सर मेरे पास इक्विटी क्रेडिट हो जाएगी कितने से 360 से। सर इसी तरह जब मैं ईयर 4 पे जाऊँगा सर तो मेरे पास सर यहाँ पर ऊपर वाले टेबल में ईयर 4 1000 पुराना वाला पुराने हिसाब से 300, ठीक है जी। नया वाला नए हिसाब से सर जो चौथा साल आ गया 200, ओहो 1.2 4/4, ठीक है जी 240, और सर मेरे पास 60 रुपये का और एक्सपेंस आ गया। तो ईयर 4 में जब मैं एंट्री पास करूंगा तो रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 360 और इक्विटी क्रेडिट कितने से 360। देखिए एक चीज़ याद रखना, जब भी एक्स्ट्रा अवार्ड मिलेगा आप टू डेट जितना आपका एक्सपेंस है वो आप पहले निकाल लोगे कि कितना एक्सपेंस अब तक ईयर 2 के एंड तक बुक हो जाना चाहिए। सर अगर कोई एक्स्ट्रा अवार्ड नहीं होता तो सिंपली आपने क्या करना था सर, अगर आप ऊपर याद आ रहा होगा आपको कि हमने सिंपली क्या किया सर, बस नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट और फेयर वैल्यू लॉक कर दी, फेयर वैल्यू लॉक कर दी सर हमने सीधा एक्सपेंस 300 रुपए का बुक करना शुरू कर दिया मॉडिफिकेशन डेट के बाद। सर इधर भी आपने सर ये अमाउंट लॉक कर देनी है, एक्सपेंस आपने 300 का बुक करना है रिमेनिंग पीरियड में, लेकिन जो एक्स्ट्रा अवार्ड है आपने उसको ऐसे ट्रीट करना है सर ये शुरू से हमारे पास मौजूद था और सर इस पे अब तक ईयर 2 के एंड तक इतना बुक हो जाना चाहिए और 3 और 4 में 60 रुपए का फर्दर एक्सपेंस बुक होना चाहिए। ठीक है जी, कर लोगे ये। थैंक यू वेरी मच जी।